वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बैकडोर बातचीत की बाज़गश्त अभी भी जारी है। हुकूमत और सिक्योरिटी ज़राए मुसलसल इन बैकडोर राब्तों की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ मुसलसल यही तासुर दे रही है कि उनकी कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते अभी भी मौजूद हैं। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक कदम बढ़कर राब्तों के 99% तक कामयाब होने की भी खबर दे डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इंकशाफ किया है कि 26 नवंबर से पहले तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात 80% हल हो चुके थे। लेट्स वॉच हिम। बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिली जब कल तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से आर्मी चीफ को एक ख़त लिखने का इंकशाफ किया गया। ख़त में आर्मी चीफ से पॉलिसी पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई थी। आज सिक्योरिटी ज़राए ने इस तरह के ख़त मिलने की तरदीद कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को नामालूम ख़त लिखना तहरीक इंसाफ का एक और नाकाम ड्रामा है। अव्वल तो इस तरह का कोई ख़त मिला ही नहीं है, और अगर ऐसा कोई ख़त है भी तो इस्टेब्लिशमेंट को उसे वसूल करने का रत्ती भर भी शौक़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुकी है कि अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से बात की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने इस ख़त के हवाले से कहा है कि मैंने खुद ख़त पढ़ा ही नहीं है। उन्हें भी देखिए। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो जो जवाब आया है ज़राए के मुताबिक, इससे अगेन बार बार ये जवाब आते हैं। बार बार PTI कोशिश करती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो फिर कहते नहीं आप बात करें सिविल लोगों से। सो क्यों वाई डू दे ट्राई अगेन एंड अगेन? फ्री एसेट ही होता है। नवाज शरीफ साहब से जब बात हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट की, उनको सजाएं भी हो रही थी, सब कुछ भी हो रहा था, बट सामने यही कहा जा रहा था कि जी आप बात कर लें सियासी लोगों से। तो यू थिंक राइटिंग दिस लेटर वाज अ गुड आइडिया? देखिए, राइटिंग अ लेटर सजेस्टिंग कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके जो टेररिज्म में एफर्ट्स हैं वो हम उसके पीछे खड़े हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया था। और अच्छी बात है कि ये पहला एक राब्ता जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत महसूस की है। और ये आई डोंट थिंक कि बानी PTI एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या इस वक्त जो लीडरशिप है PTI की, दे एक्चुअली बिलीव इन दिस। एक कोशिश होती है बातचीत करने की, अगले दिन उनके खिलाफ इतनी बातें की जाती हैं। एक पूरा तासुर है कि हम फौज के किरदार के खिलाफ है। आपने अभी कहा कि वो एक पार्ट है, देश से कोई उनका लेना देना ही नहीं है। जाहिर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत बड़ा पार्ट है ना पॉलिटिक्स में। बट फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म है कि ये जो सिस्टम है क्या ये कामयाबी से चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरी नज़र में कामयाबी से नहीं चल रहा, हो सकता है उनके ख्याल में कामयाबी से चल रहा हो। मिसाल के तौर के ऊपर वो ये समझते हैं, जब तक मुझे लगता है कि हम 2-3 साल में इकनॉमिक टर्न अराउंड कर देंगे। देखिए, मैं 93-94 से पाकिस्तान में हुकूमतों को बड़े करीब से देख रहा हूँ। ये मुल्कों में पॉसिबल नहीं होता 2-3 साल में कुछ भी होना। इज़राइल को हम कहते हैं आज टेक्नोलॉजिकल जाइंट है, लेकिन आप देखिए उसने अपने टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम था वो 85 में शुरू किया था। उनको 40-50 साल लगे हैं यहाँ पे पहुँचते हुए। सो आप तो ये आइडिया दे रहे हैं कि 40-50 साल तक रखें इस सिस्टम को। अगर आप चला सकते हैं तो आप 100 साल रखें, चला नहीं सकेंगे। हर शख्स जो आता है वो 10 साल से कम तो पाकिस्तान में एक तो कोई आता ही नहीं है ना। हर बंदा कहता है कि मैं 10-15 साल तो इधर ही हूँ, फिर उसके बाद आऊँगा, मैं देखूँगा आगे क्या होना है। होते ही नहीं, रेत की तरह अचानक पावर हाथ से निकल जाती है। रिलीफ या कुछ हमें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? रिलीफ नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। ये जो मैक्रो इकोनॉमी की इस वक्त, आपसे मैं कहूँगा कि आप किसी वक्त प्रोग्राम करें जाके फैसलाबाद, आप प्रोग्राम जाके करें सियालकोट, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं। ये अच्छा आइडिया है, और यू विल रियलाइज कि वहाँ पे कितना बुरा हाल हो गया है लोगों, क्योंकि आपने ये जो डॉलर नीचे रखा हुआ है कैसे रखा हुआ है, आपने जो फिस्कल ये जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे रखा हुआ है कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है कि आपने इंपोर्ट्स में बैन किया हुआ है। जब आप इंपोर्ट 33% टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। सियालकोट जैसा बड़ा शहर जो है उससे एक्सपोर्ट जो है उठा के देखें कि क्या हो गई है। सो पाकिस्तान के अंदर अब इसीलिए तो 1,30,00,000 आदमी वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं ना कि गुर्बत में चला गया। सो पेइंग पावर नहीं रही। अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो बजाय ये जाली सेठों को ये जो फ़ायदा दिए गए हैं स्टॉक मार्केट में और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आई शुड बी वेरी वरिड कि 27% पाकिस्तान में 27% तेल और डीजल की खपत कम हो गई है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत वरीसम। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एट सम पॉइंट PTI को वापस लाना चाहिए इन द होल सर्कल, या बानी PTI को। इज दिस द सोल्यूशन? कैसे, जबकि आपको नजर आ रहा है कि टसल होगी, मजीद सियासी इंस्टेबिलिटी होगी? देखिए ना, इसका फिर सोल्यूशन ये था कि आप 2 साल के अंदर उनका
कोई पॉलिटिकल आंसर बना लेते जो आप नहीं बना सके। अब मसलन आप देखिए, आप प्रोग्राम करती हैं, बाकी लोग प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया स्टार्ट्स फ्रॉम इमरान खान, एंड्स ऑन इमरान खान। सो आप उसका सियासी जवाब बना ही नहीं पाए, सो आप कैसे उसको, या तो आप माइनस कर लेते। बट कोई तो रीज़न था। अभी जैसे फिर आपका हुआ, आगे से फिर एक सरजमेरी नज़र आई है, मुसलसल ही नज़र आ रहा है। यू वर पार्ट ऑफ दैट टाइम जब मामला बिल्कुल ही ख़त्म। बट फैक्ट इज़ दैट पाकिस्तान इज़ अपने आप किसी भी स्टेट से जो 1947 में 1950 में आज़ाद हुई, आप अपना कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आप इतना पीछे रह गए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम जो आप कह रही हैं कि चलना चाहिए 100 साल और। तो ये देखें ना, इस नहीं, आई डिडंट से दैट, आई सेड आप एक मशवरा दे रहे हैं कि चल जाए। आपने कहा अगर सही तरीके से चलता है तो चला लें 100 साल। नहीं चल रहा। सो अब सोल्यूशन पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पिछले 70 साल से तो नहीं चला। तो अब जहाँ पे खड़े हैं उन्होंने मुज़ाकरात बंद कर दिए हैं, कोई अब लेटर लिख रहे हैं, अब वो वापस मुज़ाकरात पर आएंगे, क्या करेंगे? एक तरफ करेंगे जलसा करेंगे, मुज़ाकरात वगैरह तो देखें ना, चीज़ें तो चलती रहती हैं। इमरान खान को पर्सनल तो प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल तो इमरान खान कल मान जाएं कि वो अबंडन कर देंगे पॉलिटिक्स, बाहर चल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बट मेरी जो 4-5 मुलाकातें हुई हैं खान साहब से, देखें वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपने मौक़िफ़ से। और वो डिटरमेंट हैं और उनको इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है, इतना बड़ा कंसेंसस देखिए ना, जिन्ना साहब के बाद किसी पे पाकिस्तान में नहीं हुआ जो अब इमरान खान पे। अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात 26 नवंबर से भी पहले हो रहे थे, ये बात वैसे काफ़ी ज़राए ने ये बात बताई है, बट इतने कामयाब हो गए थे। दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी। इसमें क्या कामयाबी है? अली अमीन ऐसे ही मार रहे हैं। आप उनको, इमरान खान को जब भी वो कहेंगे उठा बनी गाला दे दें या किसी और जगह पर दे दें, वो तो हुकूमत तो शुक्र करेगी। इसमें इमरान खान का क्या फ़ायदा? देखिए ना, इमरान खान का तो सिर्फ एक ही पॉइंट है। इमरान खान से डायलॉग ये नहीं है कि इमरान खान को आप बनिगाला ले जाए। इमरान खान आज कहेंगे जी ठीक है मैं नहीं बोलता या मैं नहीं इंसिस्ट करता, तो वो तो उनको कहेंगे जी आप दुबई जाएं, आप सऊदी अरब जाएं, आप लंदन जाएं। नहीं कहा जाएगा। वैसे बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए है कि इमरान खान अबंडन कर दें पॉलिटिक्स और बाहर चले जाएं। लेकिन बाहर जाके पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, वहाँ पे बहुत उनके फॉलोअर्स हैं। नहीं, शहबाज शरीफ बन जाएंगे, क्या बात कर रही हैं? इमरान बाहर चले गए, इमरान खान बाहर चले जाते हैं, आज डील कर लेते हैं, शहबाज शरीफ बन जाएंगे, हुकूमत के तो दर्द सर खत्म हो जाएगा ना। सो इशू ये नहीं है, वो तो मुज़ाकरात 99% वो तो शुक्र करेंगे कि इमरान खान बाहर चले जाएं। ये तो अली अमीन के माइंडसेट के मुताबिक 99% कामयाब हो गए ना कि वो उनको कह रहे हैं बनी गाला चले जाएं। इमरान खान का एक ही चीज़ होगी जिसके ऊपर उनके मुज़ाकरात की डिपेंड करने हैं, वो है इलेक्शन। अगले इलेक्शन आपने कराने हैं और जो हुकूमत का नुक्ता नज़र जो होगा वो ये होगा कि इमरान खान से टाइम कितना लिया जा सकता है। दिस इज़ द ओनली फार्मूला जिसके ऊपर पाकिस्तान ने आगे जा सकता है। देखें, अगर आप ये कहें कि इमरान खान जो है वो 2 साल जेल में रहने के बाद वो खामोश हो जाएं और वो सियासत बंडन कर दें या बनी गाला चले जाएं या वो उधर चले जाएं, that won't happen. Right. That probably अली अमीन की सजेशन हो सकती है। I was going to ask, अली अमीन गंडापुर की पोजीशन क्या है? जब जुनैद साहब को लगाया कि आप पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में, तो सबने कहा कि शायद एक पावर कम हो रही है अली अमीन गंडापुर की। वो तो जाहिर है कि पावर कम हुई ना प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट और वो पहले पार्टी भी चला रहे थे, अब ज़रा पार्टी वो नहीं चला, उनके मुखालिफ को जो है वो पार्टी पोजीशन मिल गई। 26 नवंबर के बाद अली अमीन गंडापुर ने अपनी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया है ना, बाय गोइंग बैक। अकेले रह गए हैं, उन्होंने ग्रुप्स हैंडल नहीं किए, लोग MPAs में या ऊपर भी जो भी उनकी कमियाँ। लेकिन देखिए एक बात है, अली अमीन हो या हमारे हों ये आतिफ खान हो या कोई भी और हो, इनकी अपने झगड़े होंगे बट दे आर कमिटेड विद इमरान खान। दे ऑल आर। उसमें कोई हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि आई नो देम पर्सनली, आई नो देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। सो ये जो कह रहे हैं कि खुद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आसीन के सांप है हमारी पार्टी में, बहुत ये आपस में आपसी झगड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल इश्यूज हैं बट एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड टू पीटीआई। जुनैद हो गया, अली अमीन हो गया, आतिफ हो गया, खान साहब से बाहर नहीं जाते। राइट। सो अब हम ये देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके असरात हमें हाई कोर्ट पे भी नज़र आए, शायद मज़ीद नज़र आए। सो ये सिस्टम अब प्रिवेल करेगा, लग ही रहा है। असरात क्या है? मतलब आपने प्रैक्टिकली कोर्ट्स ख़त्म कर दिए, देयर आर नो हाई कोर्ट्स। आपकी जो सारे हाई कोर्ट्स के इस वक्त जजेस हैं उनमें एक रेस लगी हुई है अगला चीफ बनने की। मुझे नहीं समझ आती वो चीफ बन के क्या करेंगे। ऊपर भी यही हालात हुए हैं। सो इट्स प्रैक्टिकली तो कोर्ट्स आर ओवर। बट एक जो तासुर था कि की तहरीक चलेगी, आपने तो कहा था नहीं चलेगी, बट एक तासुर था कि शायद चलेगी। हामिद खान साहब ने भी कहा, एंड आई नो आपकी जो राय है उनके बारे में, मगर एक उन्होंने बयान तो दिया कि मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस है ही नहीं।
इस तरह से तो देने से तो काफ़ी नहीं है ना, पब्लिक प्रेशर नहीं है, लॉयर्स का प्रेशर नहीं है, सड़क के ऊपर प्रेशर नहीं है। नहीं एक्सेप्ट तो खैर देखिए, आप ब्रिटिश राज जब था उसके खिलाफ कितने को मुजाहरे हुए थे पहले, वो तो ताकत में जब होते हैं तो मुजाहरे नहीं होते ना, जब ताकत खिसकना शुरू होती है ना फिर लोग निकलते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि जो तंजीम का प्रॉब्लम है वकला में भी, और ये पीटीआई आप देखें, मैंने आपके साथ हाँ जर्नलिस्ट बेचारे तो रह ही कोई नहीं गए, फारूक ही हो गए। मैंने आपको जो पहले इतना अर्सा पहले जब मैं आपको कह रहा था कि पीटीआई को ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए, आई थिंक मंथ्स बैक आई सेड टू, आपने 6 महीने ज़ाया करके अब आप उसके ऊपर आए। उसके बाद आपको 8 फरवरी को जब आपने चलानी थी तहरीक, आपने नहीं अब 8 फरवरी को चल रही है, लग रहा है आपका मशवरा 1 साल बाद माना उन्होंने, तो आप मुझे टाइमिंग सब कुछ। अब उसके बाद आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कितनी बार कहा आके यहाँ पे कि जी वकील तो नहीं इमरान खान को छुड़ा सकते, सियासत चाहिए, ये कोई लीगल बैटल तो नहीं है। इमरान खान अपनी को कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से जेल में नहीं है ना, वो तो अपनी सियासत की वजह से जेल में है, वो पॉलिटिकल आपकी है कोई नहीं है। आपने एक दिन आप जो है वो हम मुज़ाकरा चाहते हैं, अगले दिन हम जो है वो खिलाफ हो जाते हैं, दूसरे दिन डिसाइड कर रहे हैं। खान साहब आपको पता है कि ये वहीं से कहा जाता है। देखिए खान साहब ही ने कार्य होगा, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है खान साहब में कि को 3 एक तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एक आपको एडवाइस चाहिए, और एक आपको जो है वो हिकमत अमली चाहिए, और अब पीटीआई का कार्डर खत्म कर दिया। कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है सब पीटीआई में, दे आर ऑल वन साइडेड। पीटीआई डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, इट्स इमरान खान एंड पीपल, दरमियान में तो कोई है ही नहीं। मतलब ये जो लोग जाते हैं, आप इन सब को जानती हैं, थोड़ा बहुत जानती हैं, ज़ाहिर है पहले तो थे ही नहीं ये लोग। इनमें से किसी की जुर्रत भी है कि खान साहब से बात करें? वो 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये ना इनको बुरा लग जाए तो अगली दफ़ा हमें आने से मना करते हैं। You could do that and others could do that, इख्तिलाफ करते थे, नहीं देखिए ना, हमें एडवाइस देते थे। उसकी वजह है ना कि खान साहब हमें जानते थे, हम उन्हें जानते थे। जब आप जानते होते हैं तो फिर बात हो सकती है ना, आप जानते ही नहीं है तो आप क्या बात करेंगे? ठीक है, पैका एक्ट पे बहुत दफ़ा आपसे ये सवाल हुआ है कि आपने भी तो वो करवा ही लिया था अगर हाई कोर्ट ना होता। इस दफ़ा हाई कोर्ट नहीं है, एंड आई रियलाइज कि उसमें डिफरेंस है, लेकिन ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि वो कहते हैं 7 साल की सज़ा आपने दी, हमने सिर्फ 3 साल की। नहीं, पैका तो खैर मेरा तो नहीं था, हमारा तो पीएमडीए था ना, जिसमें मैं आपको बुलाया भी था, मैं आपको समझाया भी था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, बिकॉज वो सिविल लॉ था। सिविल लॉ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मीडिया के लॉज कभी भी क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अ क्रिमिनल लॉ, दिस इज अ क्रिमिनल लॉ, इसमें तो सजा है ना। उसमें तो हमने ये किया था कि जुर्माने रखे थे। बट बैरिस्टर अकील हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 7 साल सजा थी। नहीं, कभी भी नहीं थी, कोई इस तरह की नहीं थी, it was just a fine। नहीं, आप खुद मीटिंग्स में आई थी मेरे साथ, और आपको पता है कि वो सिविल लॉ था। काफ़ी लोगों ने नहीं मानने दिया, और मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लॉ हमने लेके आए थे, और उसमें हमने सिर्फ फाइन्स रखे थे। अब प्रॉब्लम देखें इसमें क्या है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये इन्होंने प्रमलगेट तो कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे जो टॉप के लोग हैं उनको आम लोगों की मुश्किलात का तो अंदाज़ा भी नहीं होता, और आम लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाने का इनका मकसद तो यही है ना। 2-3 हज़ार लोग हैं जी पीटीआई के, उनके हम मुंह बंद कर लें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, अब आपने टीवी बंद कर दिया, टीवी की रेटिंग्स गिर गई, आपने जो अखबार था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोग जो पाकिस्तान से आप पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आपने उनको पकड़ लिया। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ कि सारा सोशल मीडिया बाहर के लोगों ने संभाल लिया, पाकिस्तान में उनको काउंटर। लेकिन यू रियलाइज, और आप तो वोकली कहते रहे, उनमें से बहुत सारे बिल्कुल इनसेन बातें करते हैं, वो डिवीजन कराते हैं, आप तो खुद ये बात मानते रहे। वो तो बाहर है ना, अब तो उनको क्या करेंगे? पीकॉन पे लगाएंगे। सो यू सेइंग कि क्या करें फिर? आपने क्या करना था, आपने जो पाकिस्तान के अंदर लोग थे जो आपके कंट्रोल में थे, उनको कुछ समझाते, कोई बात करते तो कोई वो जवाब तो रिजनेबल हो सकता था ना। अब आपने सारी अपनी अपोजिशन जो है, आपने अपोजिशन की जो जायज़ अपोजिशन है वो भी आपने ख़त्म कर दी है। सो इसलिए आप कह रहे हैं कि नाजायज़ बातें करने वाले एकदम उनको आपने मौका दे दिया ना। ठीक, आप देखें ना, बाहर जो सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जो पैसे बना रहे हैं, तो दोनों ग्रुपों की मौज लगी हुई है। राइट, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 15 रुकनी हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड पर क्रिकेट मुबस्सरीन और साबिक खिलाड़ियों ने सख्त एतराज़ात उठाए हैं। स्क्वाड में स्पिनर अबरार अहमद के अलावा किसी मुस्तनद स्पिनर की गैर मौजूदगी और उसके अलावा खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर भी सवालात किए जा रहे हैं। क्या क्या एतराज़ात हैं? लेट्स हैव अ लुक। पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक तजुर्बाकार स्पिनर को क्यों जगह दी गई, हालांकि दीगर
टीमें 3-3 स्पिनर्स को स्क्वाड का हिस्सा बना रही हैं। स्पिनर सुफियान मुकीम को जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी के बावजूद स्क्वाड से बाहर क्यों किया गया? फहीम अशरफ जैसे आउट ऑफ द फॉर्म खिलाड़ी को स्क्वाड में जगह क्यों दी गई? खुशदिल शाह को किस कारकर्दगी की बुनियाद पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया? फ़ख्र जमान के साथ किसी स्पेशलिस्ट ओपनर को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? पाकिस्तान के लिए कोई भी वनडे ना खेलने वाले उस्मान खान को नाकिस कारकर्दगी के बावजूद स्क्वाड में क्यों शामिल किया गया? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब अब भी दोस्ती यारी की बुनियाद पर किया जा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक सवाल था कि स्टेडियम्स की किस हद तक रेडी होंगे, उनकी तज़ीन और आइश एक बड़ा मरहला थी। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन PCB भी हैं, मोहसिन नकवी साहब ने दीगर इदारों के साथ मिलकर ये काम कर दिखाया। ज़रा देखिए। कामरान अकमल एंड मिर्ज़ा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू कामरान अकमल। जब भी टीम अनाउंस होती है हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता है, इस दफ़ा भी ये रस्मी इतराज़ है या एक्चुअल इतराज़ है? नहीं, मेरे ख्याल से एक्चुअल इतराज़ है। आप देखें कि रिसेंटली जैसे ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जो टीम अच्छा परफॉर्म करके आई, अल्लाह अल्लाह करके हम जीतना शुरू हुए हैं। एक सडनली ICC इवेंट आया तो 3-4 लड़के ऐसे टीम में आ गए जिनका कहीं पे भी नाम नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई इतने स्पोर्ट्स के समझने वाले हैं हम लोग हैं, कोई भी अपने 15 बनाए ना, उसमें 2-3 लड़के बिल्कुल नहीं आते थे, कोई भी नहीं डाल रहा था, वो आए हैं। फिर आप एक ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, आपके जो मिड ऑर्डर बैट्समैन हैं, कभी उन्होंने डोमेस्टिक में ओपन नहीं की, कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन नहीं की, फिर आप तजर्बा करने जा रहे हैं इतने बड़े इवेंट में। ये काम पहले करने वाले होते हैं। दुनिया साल पहले 1.5 साल पहले अपनी टीमें बना लेती हैं। फिर आप देखें दुनिया में गोरे जो है वो अपने साथ 2-2, 3-3 स्पिनर्स लेके आ रहे हैं। हम अपनी कंडीशन में हमें पता है कि हमें मिडल में स्पिनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एक स्पिनर रखा है, सुफियान को नहीं रखा, आपने मिडल ऑर्डर इतने रख लिए हैं, ओपनर एक रखा। अगर आपने इतने रखने हैं तो आप शदाब के साथ भी चांस ले सकते थे। आप सुफियान को नहीं रखना तो शदाब को तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस भी है, खेला भी हुआ है, बॉलर भी है, तो आपने मिड ऑर्डर में आप उसको भी फिट कर सकते थे। फिर आप देखें कि ऑलराउंडर जो हमें ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दे रहा है, उसको खिलाने के बजाय, एक्सपीरियंस देने के बजाय बिल्कुल साइड लाइन किया और एक नए बंदे को ला के आपने डाल दिया टीम में, जो बेचारा 3-4 साल से टीम के करीब भी नहीं था, कहीं पे उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे फिर आप मेन इवेंट में ऐसी सिलेक्शन करेंगे, ऐसा प्रोसेस रखेंगे तो फिर आपका सिस्टम भी वीक होता है, आपके प्लेयर्स भी ज़ाया होते हैं, जो डिजर्विंग है उनको जगह नहीं देते, तो फिर ऐसे मामला फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के बेहतर नहीं होंगे। राइट। सो मिस्टर इकबाल बेग साहब, वजह क्या है कि इस कदर इतराज़ात वाली टीम बनाई गई है, स्क्वाड बनाया गया है? आर्या, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक मिसरा पढ़ चुका हूँ मुनीर नियाजी का कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। पाकिस्तान ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए सबसे आखिर में टीम अनाउंस की, फिर उसको चेयरमैन साहब ने तब्दील किया, और उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में इस टीम में मैं कामरान अकमल से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि इस टीम का कॉम्बिनेशन ही नजर नहीं आ रहा। आप एक ओपनर, एक स्पिनर लेकर गए। भारत ने अपनी टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में 4 स्पिनर शामिल किए। आप की जो सिलेक्शन कमेटी है इनएक्सपीरियंस है। असद शफीक तनख्वाह ले रहे हैं, क्या तनख्वाह लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करें। अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे, 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, उन्होंने जूनियर की तरफ लगा दिया है और वो भी इतने तजुर्बाकार नहीं है। अलीम डार अंपायर है, उनसे अंपायरिंग का काम लेना चाहिए था, उन्हें सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। और आप सबसे बढ़कर आपका डाटा एनालिस्ट हसन चीमा, वो क्या कर रहा है? क्या उसे डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहा कि फहीम अशरफ की ये परफॉर्मेंस रही है, खुशदिल शाह जो है वो 2022 के बाद से कोई वनडे नहीं खेले। ये सारी चीजें तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, और मुझे लग रहा है कि सिफारिश की बुनियाद पर यह टीम मुंतखब हुई है। फहीम अशरफ अच्छा ऑलराउंडर था, 2017 में मैं चैंपियंस ट्रॉफी में था इंग्लैंड में, इसने अपना डेब्यू किया। लेकिन अब आप खुद सोचें, 7 साल के अरसे में सिर्फ 34 वनडे, जिसमें 26 विकेटें और एक 50 भी नहीं। किस बेसिस पर? लोग तो ये कह रहे हैं कि अब से 1.25 साल पहले आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर फहीम अशरफ की तस्वीर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जो है वो आई थी सोशल मीडिया पर, और लोग कहते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक फूलनगर से, और फूलनगर से पंजाब असेंबली के साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का भी ताल्लुक रहा है, और वो भी फहीम अशरफ के करीबी हैं। तो लगता है यहाँ पर कोई सियासत काम कर गई। नौजवानों को अगर आप उनका हक नहीं देंगे, क्या करेंगे? उस्मान खान को किस खुशी में
आपने रखा हुआ है, उसने आज तक कोई वनडे नहीं खेला। सुफियान मुकीम 25 साल का नौजवान जिसने एक वनडे खेला है, आपने उसे बाहर कर दिया। इरफान नियाजी को आप साथ लेकर चल लेते, अब खुशदिल शाह टपक पड़ा। तो ये टीम का इंतखाब मेरिट पे नहीं हुआ है, 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं। और फिर आप देखें कि तैयब ताहिर को भी रखा हुआ है जो 32 बरस के हो जाएंगे जुलाई में। तो आप आगे की तरफ देख रहे हैं या पीछे की तरफ देख रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। और इस टीम पर मैं नहीं तनकीद कर रहा, कामरान अकमल नहीं कर रहा, हर आदमी इस टीम को तनकीद का हदफ बना रहा है। राइट। तो कामरान अकमल साहब, इसी टीम के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको पाकिस्तान की? देखिए, हमारी तो बीइंग पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ये इतना बड़ा इवेंट इतने सालों बाद आया तो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, ये लड़कों का कसूर नहीं है। फ़हीम अशरफ नो डाउट बड़ा अच्छा, जब जैसे इकबाल भाई ने बताया, टैलेंट है सारा कुछ, लेकिन आपने अगर इसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी थी तो आप एटलीस्ट क्या नाम है साउथ अफ्रीका ले जाते, जिम्बाब्वे सीरीज खिला देते, ऑस्ट्रेलिया ले जाते। आमिर जमाल को अगर आपने 2 विकेट कीपर रखने हैं, रजवान ने तो बाहर होना नहीं, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, अगर उसको इंजरी होती है तो आपने रिप्लेस सिर्फ विकेट कीपर ही कर सकता। आपने पार्ट टाइमर विकेट कीपर रखा उस्मान को, तो वो ये कहीं ना कहीं आप देखें कि कॉम्प्रोमाइज किया। जो बातें हम लोग करते हुए आ रहे हैं, इस क्रिकेट को नीचे लेके गए हैं, तो उसी चीजों को बरकरार रखा हुआ है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। आप फिर देखें बाबर को या रिजवान को ओपन करवाएंगे या साउथ शकील को करवाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप अपना कॉम्बिनेशन खराब करेंगे। फखर देखे कमबैक है, उसके लिए कमबैक इतना इजी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, तो उसने भी अपनी जगह अपनी फॉर्म दिखानी, वो अप्रोच। कामरान, आपको क्या लग रहा है कि वजह क्या हुई? एक रीजन अभी इकबाल साहब ने बताया कि ये कहा जा रहा है या इन लोगों, ये बहुत मासूम लोग हैं जो सिलेक्ट करे थे, उनको पता ही नहीं है, या कोई यारी दोस्तियां बीच में चली हैं? देखिए, मासूम तो नहीं है, और अगर क्रिकेट खेलने में इतनी ऐसी सिलेक्शन करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चन तो होंगे, सवाल तो होंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। फिर आप देखें कि जो ओपनर्स हैं आपका, साइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को लॉस है, सबको लॉस है, टीम को भी लॉस है। क्या हमारा सिस्टम एक ओपनर पे चल रहा था, इंजरी हो जाए? आप देखिए दुनिया की टीमों में 3-3, आपके पास इमाम है, शान मसूद है, अब्दुल्ला शफीक है, इन तीनों में से आप किसी को भी रख ले। मैं समझता हूँ इमाम को रखना चाहिए, फिर सेकंड ऑप्शन है शान, इसको आप लेके जाए, टीम के साथ रखे। 3-3 ओपनर्स रखते हैं, आपने एक रखा है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो चलता हुआ आ रहा है उसी के साथ चल रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर नहीं हो रही। अल्लाह करे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए अच्छी हो। ना अच्छी हुई, जितनी मेहनत की है स्टेडियम बनाने में, जितनी हाइप है, वो सारी अवाम फैंस फिर क्रिकेट से और ज्यादा दूर हो जाएंगे। राइट। सो मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने शायद देखा होगा कि रिकी पॉन्टिंग ने अपनी फेवरेट टीम्स बताई कि जो फाइनल है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में होगा, मगर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के लिए चैलेंज हो सकता है। डू यू एग्री? देखिए फरिया, जो एक तो मैं ये कहूंगा, जब टीम का सिलेक्शन किया जा रहा था तो ऐसा लगता था मत मारी गई है, और फिर जिस तरह से मैं आपको सही बता रहा हूँ, और दूसरे जिस तरह रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम वैसे है अनप्रिडिक्टेबल टीम, कभी तो खुशी देती कभी गम देती, लेकिन इस टीम से मैं बीइंग एन एनालिस्ट जो है, मुझे इतनी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है। अभी जो कामरान अकमल ओपनर की बात कर रहे थे, इन्होंने बाबर आजम को तैयार कर लिया है, वो इनिंग्स ओपन करेंगे फखर जमान के साथ। और बाबर आजम ने अपने कैरियर में, अब उन्हें 10 साल हो रहे हैं, सिर्फ 2 मरतबा 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इनिंग्स ओपन की है। T20 में तो की है, लेकिन वनडे में 2 मरतबा। तो आप तजर्बात करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? आप एक ओपनर के साथ, एक स्पिनर के साथ, अगर अबरार अहमद की पिटाई होना शुरू हो गई क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, तो फिर आपके पास कौन है स्पिनर? आप खुशदिल शाह से बॉलिंग कराएंगे जिनकी 2 विकेटें वनडे इंटरनेशनल मैचेस में? क्या आप सलमान अली आगा को एज अ पार्ट टाइमर यूज करेंगे? टीम का कॉम्बिनेशन दुरुस्त नजर नहीं आ रहा फरिया, अगर हकीकत की निगाह से देखें। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो चाहूंगा मेरी टीम जीते, लेकिन रिकी पॉन्टिंग सही कह रहा है। अभी तो आपका पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी टीम बड़ी तगड़ी है, और खुदा ना खास्ता आप उससे हारते हैं तो फिर आपका अगला मैच 23 फरवरी को भारत से है, जिसके टिकट आपको पता है 4 अरब 60 करोड़ रुपए के बिके पाकिस्तानी रुपीज में, पाकिस्तान भारत मैच के। तो उसमें आप पे कितना प्रेशर होगा? उससे पहले भारत एक मैच बांग्लादेश से खेल के आ रहा होगा। तो अल्लाह करे ये टीम कामयाबियां समेटे,
लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों को लेनी होगी जिन्होंने टीम सेलेक्ट की। और ये बड़ी अहम बात है, हर दफ़ा दुआओं पर हम आ जाते हैं, दुआएं तो पूरी टीम के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्निक भी ठीक हो। जहाँ तक बात स्टूडियोज़ की तैयारी पर है, भारत को बड़ी तकलीफ थी। आप देखिए कि जो मैचेस के हवाले से क्या कहा है भारत ने। अकमल, हमने तो स्टेडियम्स तैयार कर लिए, ये तो हम कह सकते हैं कि कामयाबी है हमारी। देखिए, ये सारी बातें कामयाबी बहुत बड़ी है, फुल क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम खड़े कर दिए और ऐसे किए हैं कि दुनिया देखने वाली होगी, इतना तेज और इतने जबरदस्त स्टेडियम बनाए हैं। देखिए, इंडियन मीडिया को आपको पता है कि ये अमेरिका में अभी वर्ल्ड कप हुआ है, न्यूयॉर्क में मैं खुद था वहाँ पे, जैसे वो स्टेडियम बनाया गया, वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया, उसके मुतालिक बात नहीं की जाएगी। इंडियन मीडिया कुछ लोग जो अच्छा नहीं समझते कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। वो अमेरिका में था इसलिए उनके मतलब कोई बात नहीं की गई, ये पाकिस्तान था और पाकिस्तान ने जो स्टेडियम उससे बड़ा और उससे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत, और मेरे ख्याल से जब ये 8 तारीख को पहला ट्रायंगुलर से राइट। सो इकबाल बेग साहब, आप इस पे कमेंट कीजिएगा। यकीनन भारत तो हर वक्त जेलस होता है, दुनिया हैरान हो जाएगी और फुल क्रेडिट देना भी अप्रिशिएट करेंगे। हम लोग भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि बन जाएगा स्टेडियम। जी इकबाल बेग साहब। परिया, आपने अर्नाब गौसामी की गुफ्तगू सुनवाई, वो तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, कभी वो खुश नजर आया आपको? चलें, उससे पहले विक्रांत गुप्ता कह रहा था वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमने उनको गलत साबित किया, इसलिए दिखाया। हाँ, वो एक ऐसा आदमी के जो हमेशा जहर उगलता है, आपको तो उसको दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उनके मुंह पे तमाचा लगाए। स्टेडियम वो देखें कि स्टेडियम तैयार हो गए और किस तरीके से तैयार हुए। वो दिल कुड़ते रहते हैं, कहते हैं ना कि हसद की आंखें नहीं होती, तो उनकी लगता है आंखें बंद हो चुकी हैं और वो इसी में अपने आप को इसी गम में घुलाए जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको और ज्यादा हसद में मुब्तला करें, हम ऐसा परफॉर्म करें कि उनको शदीद तकलीफ हो हमारी। लेकिन खैर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही होती है कि जो भी जीते वो यकीनन मेहनत से ही जीता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आगबदना अंदेश और इश्तियाल अंगेज खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए आर्मी चीफ ने बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी। लेट्स हैव अ लुक। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फ़ौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। इस किस्म के बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल-जोहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत अवाम की भरपूर हमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में फितनतुल ख़वारिज की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान सरज़मीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मसूद खान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जो भारत के हवाले से हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं, इंटरनेशनली उनके बारे में क्वेश्चन हुआ है। भारत और कनाडा के जो मामलात हैं सबके सामने हैं। कुलभूषण यादव हमारे पास है, कतर में भी उनके नेवल ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। सो इसके बावजूद वो बार बार जो पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, एक तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक थोड़ा सा उनको इंटरनेशनली जिनका जिस तरह अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट है और ये अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं साउथ एशिया में, और एक टाइम बहुत सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पे है। और ताहम देखें कि अब इंटरनेशनली जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। एक तो स्टेट टेररिज्म है, इसके अलावा जो फिर टेररिज्म जो एक क्रॉस नेशनल रिप्रेशन की बात है, नॉट ओनली कनाडा में जिस तरह आपने रेफर किया है, बट यूके में अवतार सिंह खांडा था और अमेरिका में पन्नू के असैसिनेशन और लाहौर में यहाँ पे परमजीत सिंह पंजवर के असैसिनेशन हुई। गार्डियन ने एक स्टोरी कैरी की थी कि 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन हुई, उसमें भी इंडिया रॉ इन्वॉल्व है। सो इंडिया जो है एक टेररिज्म को एज ए टूल के तौर पे यूज कर रहा है टू अपने जो मुखालिफिन को उनको खामोश करने के लिए। तो बुनियादी वजह यह है। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रीवियस जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे
तो उन्होंने ये तो जरूर कहा था कि रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल डिफेंड अवर प्रिंसिपल्स। इंडिया को उन्होंने कहा था वी विल पुट इंडिया ऑन द मैट। तो वो वाले फैक्टर्स ज्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखें, आज के इस फोरम में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इंडिया को गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पे फोरम ने कहा है कि इंडिया कभी भी भूल के भी किसी मिस एडवेंचर का भी न सोचे। आई वांट टू आस्क यू दिस, जो खास तौर पे कहा गया कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने भी कोशिश की। हमने देखा है कि रिपीटेडली भारत ने ऐसी कोशिश की है, क्या दोबारा इस किस्म का कोई खदशा है? अभी तो चांसेस ऐसा नहीं है। देखें, वो सिचुएशन बिल्ड करेंगे, यकीनन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, जिस तरह कश्मीर को एक वो बेस बना के कहानियां वहां पे बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखें हम भी ऐसे, पाकिस्तान तो ऐसा नहीं बैठा हुआ, हम भी एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे भी एजेंसीज नजर रखे हुए हैं। तो चांसेस नहीं है, इंडिया के पास अभी वो दिल नहीं है जो पाकिस्तान को खिलाफ वो खड़े हों या स्ट्राइक कर सकें। पाकिस्तान ने वो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है, और इनके थिंक टैंक्स भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के इस काबिल नहीं है। चाइनीज ने ऑलरेडी गलवान में इनको बहुत मारा है। तो मेरा ख्याल में अपने आप को अभी देखें ना कि हमारी एयरफोर्स के साथ वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। जब से F-35 के उन्हें खबर सुनी है तो वहां हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के पास देखें, इट इज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी विच मैटर्स। और तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान प्रोफेशनली, तमाम हमारे आर्म्ड फोर्सेस बड़े प्रोफेशनल हैं और तैयारी की हालत में है। राइट। सो चंद हफ्ते पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा की तालिबान हुकाम से मुलाकात हुई। तालिबान हुकाम ने भारत को खित्ते का अहम मुल्क और पार्टनर करार दिया। भारत की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद में भी इजाफा कर दिया गया है। TTP के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ये जो अब एक हमें नेक्सस नज़र आ रहा है, इसका क्या असर हो सकता है? या देखें, नेक्सस अभी से नहीं हुआ है। जब से अफगान तालिबान आए थे, तो अगर आपको याद हो, JP सिंह फ्रिक्वेंटली काबुल जाते रहे हैं। ये JP सिंह इज द वन जो यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ही वाज डिप्टी हाई कमिश्नर, अभी इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में वहाँ पे होते हैं। तो वो फ्रिक्वेंटली ही वाज इन टच विद मुल्ला याकूब से भी वो मिला, और फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते थे, तो वो इन टच था। फिर उनका टेक्निकल मिशन इज बेसिकली फुल फ्लैश मिशन है, इंडिया का एम्बेसी है जो वहाँ पे दे आर इफेक्टिव हैं। तो उस पर अब रिसेंटली जिस तरह अभी मिले हैं उनके जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री, जो मिले थे जाके मुत्तकी साहब से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अभी फरिया जो हुई है कि आपने सुना होगा कि जो अब्बास सतनकज़ई है, ही इज फ्लेड टू इंडिया, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दी थी अगेंस्ट मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा, वो इंडिया चला गया। और इंटरेस्टिंगली अब्बास सतनकज़ई एज ए देहरादून कमीशन ऑफिसर थे, बाद में ये तालिबान में आए थे। सो वो लिंक है। अब वो ही विल डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब वो दुबई चले गए हैं, सुना रिपोर्टेडली। और फिर तो वो वाले हैं, तो एक कोशिश दोबारा इंडिया की है। फिर अफगान तालिबान भी हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जब से हमने उनके थोड़े से टाइट करने की कोशिश की है, तो वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हम इंडिया के पास जा सकते हैं। But then again, Brigadier Sir, my humble opinion is कि फिर हमें ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं करना चाहिए या पोस्चरिंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान। वाखान वैली का हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। शुड वी आल्सो नॉट बी मोर एग्रेसिव? जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी तक 1% ऑफ आवर कैपेबिलिटीज जो पाकिस्तान की अभी तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की है। व्हाट टू टॉक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, हमने तो इकोनॉमिक लिवरेज को भी यूज नहीं किया है। इतना हमारे पास पावर है कि वी कैन रीशेप द ट्रैजेक्टरी ऑफ अफगान इकोनॉमी। हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, तमाम रूट्स यहाँ से गुजरते हैं, कनेक्टिविटी यहाँ से है, ट्रेड रूट्स यहाँ से है, सप्लाईज यहाँ से चाहती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पाकिस्तान से गुजरते। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वजह से। मिलिटरीली देखें कि अभी जिस तरह आज भी देखें कि और इम्पोर्टेंट जो मैसेज इस फोरम से गया है, दैट वाज टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए वाज़ेह मैसेज ये दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी दिफा में और अपने लोगों के दिफा में विल कंटिन्यू प्रोएक्टिव एंड काउंटर स्ट्राइक स्ट्रेटेजी। ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, इंडिया को भी एक मैसेज किया और अफगानिस्तान को भी किया है। अभी जिस तरह आपने बात की 1% भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किए, फ्यूचर में यकीनन जो ये अटैक्स रिसेंटली बलोचिस्तान में भी हुए हैं, एल्सवेयर हुए हैं। जी, सर्ज ऑफ अटैक्स इन बलोचिस्तान। जी हाँ, उसमें देखें ना सर्ज क्यों हो रहा है। पीछे से ब्रेन जो है तो वो रॉ वाले बैठे हुए हैं ना, प्लानिंग तो सारी इंडिया कर रहा है।
और फैसिलिटेट अफगान तालिबान कर रहे हैं और प्लानिंग होती है, फिर उसको हाइप क्रिएट किया जाता है, सोशल मीडिया का यूज किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज करते हैं और उसको एक खबर बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं और फेक इमेजेस दिखाते हैं, फेक न्यूज़ दिखाते हैं। दिस इज व्हाई फेक न्यूज़ इज अ बिग फिनोमेना। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद खान फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन जो मेन थ्रेट है पाकिस्तान की, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। भारत के अज़ाइम कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन जब भी आपको इस किस्म की कोई भी कोशिश की गई मामलात में दरअंदाजी करने की, तो क्लियर मैसेजिंग है कि इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, जैसे इट वॉज नेवर टॉलरेटेड। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।